नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन प्रयागराज में पहले कहा जाता था कि डर के आगे अतीक है। आज माफिया अतीक खुद खौफ में दिख रहा है। गुजरात की साबरमती जेल से यूपी पुलिस की स्पेशल टीम अब उसे प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा चुकी है, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ है। 24 घंटे 42 मिनट के सफर में जहां से भी अतीक की तस्वीरें आई, उसके चेहरे पर खौफ का साया दिख रहा था। साबरमती जेल से रवाना होते वक्त उसने कहा था कि मेरी हत्या की जा सकती है, लेकिन यूपी पहुंचने पर उसने बात बदल दी। अतीक ने कहा कि काहे का डर। भले अतीक ने 20 घंटे के भीतर अपने डर पर कुछ हद तक काबू पा लिया हो, लेकिन यह अभी खत्म नहीं होने वाला। वजह है कल आने वाला कोर्ट का अहम फैसला। अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण के मामले में गुजरात की जेल से प्रयागराज लाया गया है। इस केस में कल प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। अतीक के साथ ही उसका भाई अशरफ भी इस मामले में आरोपी है। उसे बरेली जेल से नैनी जेल लाया गया है। दोनों को जेल की तन्हाई बैरक में रखा गया है। दिलचस्प यह है कि इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद का भाई अशरफ भी बंद है। उसके साथ ही अतीक का बेटा अली अहमद भी इसी जेल में कैद है। यानी परिवार के 3 सदस्य एक ही जेल में हैं, लेकिन इनकी मुलाकात मुमकिन नहीं। एक दूसरे की खोज खबर लेना भी मुश्किल है। माफिया अतीक 4 साल के बाद प्रयागराज लाया गया है और ये वक्त उसके लिए मिट्टी में मिलने की मुनादी करने वाला है। पहले उसके काले साम्राज्य पर बुलडोजर चला और अब खुद उस पर कानूनी हथौड़े की बारी है। इसलिए अतीक के भीतर का खौफ कम नहीं हो रहा। आज मैं आपको अतीक से जुड़ी वो हर बात बताऊंगा जो कानून के शासन के लिए चुभने वाली रही है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। नैनी जेल पहुंचने के बाद अतीक की धड़कनें भले ही तेज नहीं हो, लेकिन इस जेल की दरो दीवार उसे पुराने दिनों की याद दिला रही है। इस जेल से अतीक का पुराना नाता है। 1996 में अतीक अपने पिता हाजी फिरोज के साथ इसी जेल में बंद था। तब उसने अपराध की दुनिया की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की थी, लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब अतीक की माफियागिरी के मिट्टी में मिलने का वक्त आ चुका है। जेल वही है, लेकिन पहले अतीक के हौसले बुलंद थे और अब पस्त है। साबरमती जेल से प्रयागराज पहुंच गया माफिया अतीक। अब शुरू हो गया फाइनल फैसले का काउंटडाउन। देख सकते हैं कि सेंट्रल जेल के अंदर जो दोनों वज्रवाहन हैं, वो दोनों वज्रवाहन जो है वो दाखिल हो रहे हैं। यूपी वापसी के हर पड़ाव पर खौफ में दिखा माफिया। डर लग रहा है। चप्पे चप्पे पर मौजूद रहे एबीपी गंगा के रिपोर्टर। काफिला है वो अहमदाबाद से होकर हिम्मतनगर की ओर आगे बढ़ रहा है। उधरपुर से चित्तौड़गढ़ की तरफ ये काफिला चल रहा है। लगातार 100 से 120 की स्पीड पर गाड़ियां चल रही हैं। लगातार तेजी से काफिला आगे बढ़ रहा है। कोटा की ओर आगे बढ़ रहा है ये काफिला। मध्य प्रदेश का जो सफर है वो कुछ घंटे बाद शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो शिवपुर बॉर्डर है वहां पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में एंटर करते हुए इस काफिले को प्रवेश कर सकता है 9-10 बजे के आसपास। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है उस काफिले की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पहली बार काफिला अतीक अहमद का चढ़ चुका है। क्रॉसिंग बंद होने की वजह से पूरा ये काफिला यहाँ पर रुका हुआ है। गेट खुल गया है और ये पूरा काफिला रवाना हो गया है। यहाँ से अतीक अहमद सुरक्षित यहाँ पर आ गया है प्रयागराज। साबरमती जेल से जो सफर शुरू हुआ था वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पर पहुंच गया है। जब भी गाड़ी रुकी अतीक की धड़कनें तेज हो गई। क्रॉसिंग बंद है। क्रॉसिंग बंद होने की वजह से पूरा ये काफिला यहाँ पर रुका हुआ है। जब भी गाड़ी में ब्रेक लगा अतीक की सांसें अटकने लगी। अतीक अहमद है, इसी गाड़ी में
दहशत फैलाने वाले डॉन की सिट्टी पिट्टी गुम। माफिया का मुगालता खत्म, गैंग को आखिरी अल्टीमेटम। अतीक के लिए कटघरा तैयार। अतीक अहमद को 10 सवा 10 बजे के आसपास ही जो है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मिट्टी में मिलेगा गुनहगार। बात तो चुभेगी। पुलिस सूत्रों की माने तो जब भी अतीक को ला रही वज्र वैन में ब्रेक लगाया जाता, अतीक के होश उड़ जाते थे, वो बेचैन हो जाता था, उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी, अतीक को अपना अंत करीब महसूस होने लगता। 1300 किलोमीटर के सफर में उसकी आंखों से नींद गायब थी, उसे अगले पड़ाव तक सुरक्षित पहुंचने तक को लेकर अंदेशा था। हद तो इस बात की थी कि पुलिस के काफिले के पीछे अतीक की बहन अपने वकील के साथ चल रही थी। अतीक के परिवार को डर था कि गाड़ी कहीं भी पलट सकती है, भले ही गाड़ी नहीं पलटी हो, लेकिन इस माफिया की किस्मत पलटने वाली है। कानून का हथौड़ा उसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। कल का दिन उसके लिए बेहद खास है। खौफ क्या होता है, ये अतीक ने करीब 1300 किलोमीटर के सफर के हर पड़ाव पर बखूबी महसूस किया होगा। साबरमती जेल से जब रविवार शाम 5:45 पर अतीक रवाना हुआ तो उसने कहा था कि यूपी सरकार कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर उसकी हत्या करवाना चाहती है। उसने कहा कि मुझे इनका प्रोग्राम मालूम है, ये हत्या करना चाहते हैं। ये अतीक नहीं बोल रहा था, ये अतीक का डर बोल रहा था, उसके अंदर का खौफ बोल रहा था। अतीक जबरदस्त सुरक्षा में यूपी वापस लाया जा रहा था, लेकिन एक अपराधी अपने लिहाज से सोच रहा था और उसे हर पल अपनी मौत का अंदेशा सता रहा था। काफिला गुजरात से राजस्थान होते हुए जब मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचा तो वॉशरूम जाने के लिए अतीक को वैन से बाहर निकाला गया। यहां अतीक ने पत्रकारों के डर से जुड़े सवाल पर कहा, काहे का डर? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? भले अतीक डर से इनकार करता दिखा हो, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो किस कदर खौफ से दो चार था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आगे बढ़ते हुए अतीक को लेकर पुलिस का काफिला जैसे ही यूपी की दहलीज में दाखिल हुआ, रफ्तार और तेज हो गई। उत्तर प्रदेश के एंट्री पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे हम खड़े हुए हैं। गाड़ियों का काफिला आ गया है। ये देखिए, गाड़ियों का काफिला सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं ये निकलते हुए MP 07 की गाड़ियां, ये देखिए SHO रक्षा ये निकल रहे हैं अपनी गाड़ियों को कॉर्डन ऑफ करते सुरक्षा के घेरे में ले जाते हुए। और ये गाड़ियां, ये देखिए, ये गाड़ी है अतीक अहमद की और ये अतीक अहमद की गाड़ी को निकलते हुए ये गाड़ी निकल रही है 4063। दो गाड़ियां जो स्पेशल व्हीकल है। झांसी से चित्रकूट होता हुआ अतीक को लेकर यूपी पुलिस का काफिला आखिरकार प्रयागराज की सीमा में दाखिल हुआ। अब तक सफर 23 घंटे को पार कर चुका था और यहाँ चप्पे चप्पे पर दिख रही थी सख्त सुरक्षा व्यवस्था। टोल प्लाजा है प्रयागराज, वहां पर ठीक पहुंच गई है गाड़ी। सारी गाड़ियां क्रॉस हो गई हैं प्रयागराज के टोल प्लाजा पे। इस समय जो बॉर्डर पर लगा हुआ है यहां से बिल्कुल, और टोल प्लाजा पे मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी इंतज़ाम, पुलिस की तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जीपें खड़ी हुई हैं और साथ में बहुत सारे पर्सनल कारें खड़ी हुई हैं। आखिरकार अतीक को लेकर पुलिस की टीम प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच गई। गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल तक अतीक को लाने में कुल 23 घंटे 42 मिनट लगे। साबरमती जेल से जो सफर शुरू हुआ था वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पर पहुंच गया है और नैनी सेंट्रल जेल ही वो डेस्टिनेशन थी
जहां तक अतीक अहमद को आना था। और आप देख सकते हैं कि सेंट्रल जेल के अंदर जो दोनों वज्रवाहन हैं, वो दोनों वज्रवाहन जो है वो दाखिल हो रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और दोनों वज्रवाहन आपको दिखाई दे रहे होंगे एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। तेजी के साथ जेल के 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को पार कर चुके हैं कि जो अतीक अहमद को लेकर जो पुलिस टीम गई थी साबरमती जेल से तकरीबन 24 घंटे पहले सफर शुरू हुआ था, वो सफर अब अपनी मंजिल तक आ पहुंचा है। अतीक साबरमती से नैनी जेल तक सुरक्षित पहुंच गया और फिलहाल उसके लिए यही राहत की बात है, क्योंकि उसे प्रयाग रवाना होने से पहले अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। अतीक अहमद ने तो यही कहा था जेल से बाहर निकलने के बाद। जी आशंका है हमें, आशंका है ले आने में ले जाने में। जी बात हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं। कोई डर? आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अतीक अहमद जब बाहर आए जेल से उसके बाद भी उन्होंने यही कहा कोर्ट की कंजी पर रखकर जी। नैनी जेल में अतीक के लिए खास बैरक तैयार है और अब यहाँ की काल कोठरी में उसे इंतजार है तो एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले का। उमेश पाल को अगवा करने के मामले में मंगलवार को अदालत अपना निर्णय सुनाने वाली है। एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय, रतीश त्रिवेदी और विवेक त्रिपाठी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और अब आपको बता दें कि आखिर अतीक को प्रयागराज क्यों लाया गया, क्या वजह थी कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। दरअसल उमेश पाल किडनैपिंग केस में मंगलवार को फैसला आना है, यानी कल इस पर फैसला आना है। प्रयागराज का एमपी एमएलए कोर्ट इसे फैसला सुनाएगा। अपहरण के इस मामले में अतीक मुख्य आरोपी है। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित है। फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद रहेगा अतीक अहमद। अतीक का भाई अशरफ भी इस मामले में आरोपी है। अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है। तो ये वो वजह है कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया और कल फैसला आना है इस पूरे मामले में। अपहरण का मामला इतना खास क्यों है, इतना अहम क्यों है? दरअसल इसकी एक एक बात मैं आपके लिए जानना जरूरी है। आइए आपको बताता हूं कि किस मामले में ये फैसला है। दरअसल 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी। ये वो दौर था जब अतीक की तूती बोलती थी प्रयागराज में, उस वक्त का इलाहाबाद। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण हुआ। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल को अगवा किया गया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर किडनैपिंग का आरोप भी उस वक्त लगा था। उमेश पाल को गवाही ना देने की धमकी दी गई। तब सांसद था अतीक अहमद, नहीं दर्ज हुआ था उस वक्त अपहरण का कोई भी मुकदमा। दरअसल 2007 में बसपा सरकार बनी। अतीक पर अपहरण पर की एफआईआर दर्ज हुई 2007 में और 5 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में यह केस दर्ज हुआ। प्रयागराज के अतीक अशरफ समेत कुल 11 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया गया। एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है। 2009 में आरोपियों पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। ट्रायल शुरू हुआ 2016 में। उमेश पाल को कोर्ट के चौथे फ्लोर से फेंकने की कोशिश भी हुई थी। अतीक और अशरफ की मौजूदगी में दोबारा अपहरण की कोशिश हुई। इस मामले में कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज है। फैसले से पहले 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हुई। हत्या के मामले में भी अतीक और उसके परिवार पर केस दर्ज है। पुलिस ने अतीक के रिमांड के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी भी दी है। तो ये वो मामला है जिस मामले पर कल फैसला आना है, इसलिए सबकी नजरें कल प्रयागराज पर टिकी हुई है। अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचाया जा चुका है। नैनी जेल से उसका नाता पुराना है। प्रयागराज का ये माफिया पहले भी सेंट्रल जेल में रह चुका है, लेकिन इस बार बात अलग है। अतीक इस बार तब नैनी जेल पहुंचा है जब उसकी माफिया गिरी के मिट्टी में मिलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जेल सूत्रों की माने तो कल सुबह 10 बजे अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट में ले जाया जाएगा। सुबह 11 बजे अदालत उमेश पाल अपहरण मामले में फैसला सुनाएगी। माफिया अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट में भले ही 100 से ज्यादा मुकदमे का जिक्र है, लेकिन यह पहली बार होगा जब अतीक अहमद पर दर्ज किसी मामले में फैसला सुनाया जाएगा। उमेश पाल के परिवार को यकीन है कि कोर्ट से अतीक को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इसको फांसी हो जाए तो भी हमें बहुत खुशी है, आजीवन कारावास हो जाए तो भी खुशी है, ये मारा जाए तो भी। अगर 3 में 1 भी इसके साथ होता है, पहली बात तो ये जो सुनाया गया है सजा इसको सुनाई जाएगी कल, हमें पूरा विश्वास है
किसको आजीवन कारावास होना है। न्यायपालिका जो है मुझे न्याय देगी, क्योंकि वो न्याय की मूर्ति है, और मैं यही अपील करूंगी और मैं यही मान्य रख रही हूँ कि वो उचित दंड देंगे, कि फांसी की सज़ा तो होनी ही चाहिए। ये अतीक की दहशत ही थी कि उसके खिलाफ दर्ज मामले सजा की दहलीज को लांघ नहीं पाए, लेकिन इस बार अतीक के ऊपर सबसे बड़ी आफत मंडरा रही है। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल ने 2006 में अतीक अहमद पर खुद को अगवा करने का आरोप लगाया था। तमाम दबाव के बावजूद उमेश पाल अतीक की दहशत से डरे नहीं और उन्होंने उसके खिलाफ अपनी गवाही दर्ज करवाई। आरोपों के मुताबिक इसी खुन्नस में अतीक गैंग ने उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या कर दी। अब नई परिस्थिति में उमेश पाल को अगवा करने का मामला और भी अहम हो गया है, इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है। आज उसको उमेश पाल किडनैपिंग के मामले में, अपहरण के मामले में यहाँ बुलाया गया है। कोर्ट ने उसको बुलाया है चूंकि 28 मार्च को यानी कल अतीक अहमद को सजा सुनाई जानी है। 24 मार्च को सजा पर सुनवाई हो चुकी है, आरोप तय हो चुके थे, पहले ही सजा भी तय हो चुकी है, लेकिन क्या सजा होगी ये कल 28 मार्च को बताया जाएगा। अतीक अहमद को नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। इसकी क्षमता 30 कैदियों की है, लेकिन इसमें अतीक को अकेले रखा जाएगा। अतीक तन्हाई वाली कोठरी में बंद रहेगा। इस बैरक में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनके जरिए जेल सुपरिटेंडेंट सीधे अतीक की लाइव फीड देख सकेंगे। यही नहीं, अतीक की हर हरकत को सीधे लखनऊ में जेल कंट्रोल रूम से देखा जा सकेगा। अतीक के वार्ड के बंदी रक्षक भी बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस हैं। ऐसे में उस पर हर पल नजर रखी जा सकेगी। कि अतीक और अशरफ के मद्देनजर यहाँ पर प्रयागराज की जो नैनी सेंट्रल जेल है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की जो संख्या है वो संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी ये आप देख रहे थे एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तौर पर कि एक बड़े थैले में रख करके कई सीसीटीवी कैमरे लाए गए हैं और ये सीसीटीवी कैमरे जो है वो अतीक अहमद के बैरक के बाहर लगाए जाएंगे ताकि उसकी जो गतिविधियां हैं उन पर और पैने तरीके से नजर रखी जा सके। अतीक अहमद को मंगलवार सुबह सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। यही स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है। यहां तक अतीक को पहुंचाने में पुलिस टीम को 20 मिनट का वक्त लग सकता है। बताया जा रहा है कि पूरी सुरक्षा में वज्र वाहन में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को अदालत पहुंचाया जाएगा। अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया है। प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला सुबह 11 बजे इस मामले में फैसला सुनाएंगे। न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण और उनके अभिवक्तागण की उपस्थिति में निर्णय सुनाया जाएगा। यदि निर्णय में दोष सिद्ध किया जाता है तो ऐसी दशा, ऐसी परिस्थिति में पुनः अभियुक्तगण को एवं उनके अभिवक्तागण को सजा के प्रश्न पर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अतीक और उसके भाई अशरफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 364A के तहत चार्ज फ्रेम किया गया था। अगर उस पर लगे आरोपों को अदालत सच मानती है तो फिर इस मामले में फांसी से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर इस मामले में माफिया अतीक और उसके भाई को सजा सुनाई जाती है तो ये पहला मामला होगा जब अतीक परिवार के किसी सदस्य को किसी मामले में सजा होगी। कोर्ट या पुलिस प्रशासन जो भी समझे, लेकिन मुझे न्याय दिलाए। मेरा ये कहना है कि ये किसी भी प्रकार से इसकी ज़िंदगी का खात्मा होना चाहिए। इसका भाई अशरफ है, ये लोग सब मिल करके परिवार, ये लोग पूरे गुंडे माफिया हैं। पहले भी ये करते थे, मेरे बेटे को मारा। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ रहा था, कोई ना गोली ना बम। तब मेरे बेटे को इतना, जब बताइए काली कोट खाकी वर्दी का नहीं इज्जत किया तो और आने वाले बच्चों को क्या छोड़ेगी ये लोग। सबकी नजरें प्रयागराज पुलिस पर भी टिकी रहेंगी, जो मंगलवार को उमेश पाल हत्याकांड के मामले में आरोपी अतीक पर शिकंजा कस सकती है। अतीक के खिलाफ कोर्ट से उसकी पुलिस रिमांड मांगी जा सकती है। अगर पुलिस को अतीक से पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड मिल जाती है तो फिर उसे कई दिनों तक प्रयागराज में ही रखा जाएगा। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।
बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अतीक की हिस्ट्री शीट की कि क्या है अतीक की हिस्ट्री शीट, क्या कहती है, जरा इसको देखिए और समझिए। 43 साल में 100 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं अतीक अहमद पर। हत्या, डकैती, वसूली जैसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। 17 साल की उम्र में पहली बार कत्ल का इल्जाम अतीक पर लग चुका है। यूपी से बिहार तक हत्या अपहरण केस में नाम है अतीक का। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, राजूपाल हत्याकांड में आरोपी है। खनन और उगाही के कई मामलों में नाम आ चुका है अतीक का। पूर्वांचल के कई जिलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। धमकाने, कब्जाने के भी कई मामले दर्ज हुए। गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है अतीक अहमद पर। तो ये है अतीक की हिस्ट्री शीट। अतीक परिवार की क्राइम कुंडली को भी देख लीजिए। 1979 में अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 100 से ज्यादा केस के बाद भी अतीक को एक भी मामले में सजा नहीं हुई। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, 100 मामले दर्ज है, सजा एक पर भी नहीं हुई अब तक। गवाहों को डराने, धमकाने और हत्या के आरोप है। डकैती, अवैध वसूली, अपहरण, जानलेवा हमले के आरोप हैं। गैंगस्टर और गुंडा एक्ट जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं। 2001, 2003, 2004 में SC/ST एक्ट जैसे मामले वापस हो चुके हैं। बलवा, अवैध वसूली, गैंगस्टर एक्ट जैसे मामले भी वापस लिए गए। 14 मामलों में गवाहों के मुकर्रने या साक्ष्य नहीं मिलने की वजह से बरी हो चुका है अतीक अहमद। और 6 मुकदमों में पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी है, फार जिसको कहते हैं। 11 मामलों में सबूत पेश किए जा रहे हैं। अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ 53 मामले हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ 4 मामले हैं। अतीक के बेटे अली के नाम 5 मामले हैं और अतीक के बेटे उमर के खिलाफ 2 मामले हैं। अतीक के बेटे असद के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है असद। अतीक की 1168 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है। 1167 करोड़, आप सोचिए। गैंगस्टर एक्ट के तहत 417 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। 752 करोड़ की संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया है। अतीक के परिवार की क्राइम कुंडली की अगर बात करें तो शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी है। शाइस्ता परवीन पर 4 केस हैं। अशरफ अतीक का भाई है, उस पर 53 केस हैं। अली अतीक का बेटा है, उस पर 5 केस है। आप देखिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। उमर अतीक का बेटा, उस पर 2 केस है। असद अतीक का बेटा, उस पर 1 केस है। और एजाज और अबाद अतीक के नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। तो ये अतीक के पूरे परिवार की क्राइम कुंडली है। अतीक की राजनीतिक ताकत को समझिए कि आखिरकार ऐसा ये क्या इस शख्स में था कि 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और अभी तक 2023 में हम बात करें एक भी मुकदमे में अब तक सजा नहीं हुई। अब कल एक मामले पर ऐलान होना, उस पर क्या होना, सबकी नजरें टिकी है। 1989 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधायक चुना गया। 1991 और 1993 में भी निर्दलीय विधायक बना। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना। 2002 में अपना दल से लड़कर 5वीं बार विधायक बना। 2003 में मुलायम सरकार के वक्त समाजवादी पार्टी में वापसी हुई। 2004 में फूलपुर से सपा टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद पहुंचा अतीक अहमद। तो यह है अतीक की राजनीतिक ताकत। कानूनी कार्यवाही अपनी राह पर चलती है तो सियासत अपनी राह पर। एक में सबूतों, गवाहों और मजबूत दलीलों पर ज्यादा जोर रहता है तो दूसरे में भावनाओं पर। यही वजह है कि अतीक को गुजरात की जेल से यूपी वापस लाए जाने पर सियासत भी गर्म है। भाजपा के कई सांसद ये कहते नजर आए कि दैवीय शक्ति से गाड़ी पलट भी जाती है। भले गाड़ी नहीं पलटी हो, लेकिन अतीक पर सख्त कार्रवाई से सियासी बिसात पर बड़ा फेरबदल मुमकिन है। इसलिए इस पर धुआंधार राजनीति भी हो रही है। आज भी कह रहे हैं कि गाड़ी पलट जाए उसकी, अब लेकिन मेरे कहने से नहीं पलट जाएगी, तो ऊपर वाला तय करेगा। अब गाड़ी पलट जाए, क्या हो जाए, इस प्रकार की जो अनेक आशंकाएं हैं, अब ईश्वर के यहाँ जो लिखा होगा वो होगा। भाजपा के सांसदों का ये बयान सियासी पारे को लगातार चढ़ा रहा था, अटकलों को हवा दे रहा था। जो माफियागिरी कर रहे हैं वो अदालतों का काम है। उनका काफिला आ रहा है, मीडिया पीछे साथ में चल रही है। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि कब उनकी गाड़ी पलट जाए। मंत्री जी ने कहा था, मेरे तो नेता ने भी कहा है कि काल का चक्र घूमता है, जो जिसके साथ पहले जिसने जो किया है उसके सामने आता है, वो अतीक के सामने आ रहा है। एक तरफ अतीक की गाड़ी पलटने की आशंका से अतीक ही नहीं, उसका पूरा परिवार खौफ में दिखा। अतीक की बहन तो उसे ला रहे पुलिस काफिले के पीछे पीछे लगातार चलती नजर आई। दलील थी कि हमें भाई की सुरक्षा को लेकर डर है। तो जजमेंट आएगा, हम लोग स्वीकार है।
मैम आपको क्या कुछ डर है उनका, जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। इस बीच अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का बयान भी सुर्खियों में छाया रहा। गुजरात से चलते वक्त जान का खतरा जताने वाला अतीक यूपी में कहता दिखा कि काहे का डर, तो बरेली जेल से प्रयागराज लाए जाते वक्त उसके भाई अशरफ ने कहा कि हम माफिया नहीं, सियासी परिवार के लोग हैं। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी हटान हो उनको डर लगे। हमारा राजनीतिक परिवार है, क्या गाड़ी हटान हो उनको डर लगे। अतीक और अशरफ के काफिले को लेकर हो रही बयानबाजियों के बीच सपा विधायक इकबाल महमूद ने तो यहां तक कह दिया कि बेहतर होता कि योगी सरकार अतीक को हवाई जहाज से गुजरात से यूपी लाती, लेकिन ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया क्योंकि उसे मामले को हाईलाइट जो करना था। सरकार की इसमें बड़ाई हो रही होगी, पूरा हाईलाइट कर दिया उसको, इतना ला रहे थे, ले आते, 1 मिनट में लगता जाके हवाई जहाज से बिठाते यहाँ को ले आते, इतनी शोहरत करने की क्या जरूरत। उधर भाजपा के दिग्गज लगातार ये दोहराते रहे कि गाड़ी पलट जाए तो भी हैरानी वाली बात नहीं और ना पलटे तो भी, क्योंकि गाड़ी जबरन नहीं पलटती। अगर गाड़ी पलटती है तो स्वाभाविक प्रक्रिया गाड़ी पलटती है, अगर गाड़ी नहीं पलटती है तो नहीं पलटती है। अब जबरन थोड़ी कोई गाड़ी पलटा दी है, हम कानून का पालन करते हैं। सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ, पारदर्शिता के साथ माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए उसका पालन करा रही है और इसमें हम पूरी तरह से शुचिता बरत रहे हैं। आने दीजिए, हम अभियोजन पक्ष ठीक से कार्रवाई करेगा और पूरी बहस होगी और ठीक से साक्ष्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित रूप से डर तो है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में पिछला 5 साल का हो चाहे 1 साल का कार्यकाल हो, कमर तोड़ी है माननीय मुख्यमंत्री ने माफियाओं की। साफ है कि इस मुद्दे पर सियासत अभी थमने वाली नहीं। मंगलवार को उमेश पाल अपहरण मामले में अदालत के फैसले के बाद इसमें और गर्माहट देखी जा सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आप निकाय चुनाव के अगले 48 घंटे के भीतर किसी भी वक्त निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और 2 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को भी अनुमति दे दी है। इधर सुप्रीम कोर्ट से निकाय चुनाव को हरी झंडी मिली तो दूसरी तरफ सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दे दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल से निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। अब इस फैसले को निकाय चुनाव से पहले बड़ा दांव माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर नए सियासी युद्ध की आहट तेज हो गई है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी उसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार करते हुए निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते किसी भी दिन निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से आरक्षण तैयार करने के लिए कहा था, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आयोग के जरिए आरक्षण तैयार कराया और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दे दी है। 7 मार्च को ओबीसी आयोग ने सरकार को 350 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी और 24 घंटे के भीतर योगी सरकार ने उस पर मुहर लगा दी थी। इस रिपोर्ट में कई खामियों का जिक्र किया गया था और रिपोर्ट तैयार होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर जमीन पर कई उलटफेर दिखाई देंगे। मेयर से लेकर अध्यक्ष तक की सीटों का समीकरण बदल जाएगा। हालांकि सियासी दल हर चुनौती के लिए तैयारी का दावा ठोक रहे हैं। सुनवाई के बाद उस रिपोर्ट को देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार किया है। अब ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव संपन्न होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरीके से सरकार ने अपमानित किया था और सरकार चुनाव से भी भागना चाह रही थी, इसीलिए तो हाईकोर्ट में फंसवाया, फिर यहाँ पेशी पे नहीं आई। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेट तक सुनवाई करके और इस मामले को टेकअप करके और हम लोगों की जो मांग थी कि आरक्षण के बिना चुनाव न हो, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव की इजाजत दी है, बल्कि यूपी सरकार को 2 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत भी दे दी है। यानी अप्रैल में निकाय चुनाव की अग्नि परीक्षा का रास्ता साफ हो चुका है।
समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है निकाय चुनाव के लिए, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ जनता भी तैयार है चुनाव के लिए। हमें पूरी उम्मीद है हम ज़्यादा निगम और पंचायत पे कब्जा करेंगे। अगर वही निकाय चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, और ऐसा अभियान है जो बसपा की जमीन को कमजोर करने वाला है। अखिलेश यादव के पिछले कुछ फैसले बताते हैं कि वो दलित वोट को लेकर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब वाहिनी को फ्रंटल संगठन के रूप में मान्यता दी, तो अब मंगलवार को अखिलेश यादव कानपुर पहुंच रहे हैं, जहां वो खटीक समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में अखिलेश के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश ने तय कर लिया है कि बसपा की सियासी जमीन का वो सफाया करके रहेंगे। यूपी के कोने कोने में इसका अभियान तेजी से चल रहा है, और इसकी बड़ी तस्वीर दिखाई देगी 28 मार्च को, जब कानपुर में अखिलेश और शिवपाल दोनों ही दलित समाज से जुड़े एक कार्यक्रम में दिखाई देंगे। दरअसल कानपुर में राष्ट्रवादी खटीक समिति का रजत जयंती समारोह है। पूर्व डीजीपी SN चक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में अखिलेश और शिवपाल की मौजूदगी खास संदेश देगी। समाजवादी पार्टी का सीधा अभियान दलित वोटर को साथ जोड़ने का है। इसके लिए खुद अखिलेश भी जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश पूरी जमीन तैयार कर लेना चाहते हैं। बसपा से जो वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है, उसे अखिलेश अपने पाले में लाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो दलित चेहरों को पार्टी में खास जगह दे रहे हैं। कोलकाता के मंच पर जो चेहरे उभर कर सामने आए थे, उसे यूपी के अलग अलग जिलों में जमीन पर उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में सपा ने अपने संविधान में बड़ा बदलाव किया है। सपा ने बाबा साहब वाहिनी को फ्रंटल संगठन के रूप में मान्यता दी है। ये संगठन अब जमीन पर वैचारिक अभियान तेजी से चलाएगा। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगी थी। ये संगठन लोहिया और अंबेडकर के विचारों को लेकर जनता के बीच जाएगा। समाजवादी पार्टी में तमाम फ्रंटल संगठन हैं, लेकिन अभी हाल में कोलकाता में 17, 18, 19 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक में ये बाबा साहब वाहिनी प्रकोष्ठ की मान्यता दी गई है, जिस तरह से अन्य फ्रंटल संगठनों। समाजवादी पार्टी ने जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की थी, तब उसमें कई दलित चेहरों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था, फिर वो इंद्रजीत सरोज हो या फिर रामजी लाल सुमन। अब अखिलेश इस अभियान को तेजी से जमीन पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बाबा साहेब वाहिनी को सपा ने फ्रंटल संगठन के रूप में मान्यता दी है, वो दलित वर्ग के छात्र, शिक्षित, बेरोजगार, शिक्षक, डॉक्टर, अधिवक्ता और तमाम अलग अलग वर्गों के बीच पैठ बनाएगी। हमारी वाहिनी और समाजवादी पार्टी इस बात पर पुरजोर मांग करेगी, इसके लिए धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी, संघर्ष करेगी कि हमारा संविधान बचा रहे, और निजीकरण जो हो रहा है, तो निजीकरण में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। समाजवादी पार्टी अभी भी जाति और मजहब के समीकरणों से उबर नहीं पा रही है। उनकी चिंतन प्रक्रिया में ये जाति और मजहब ही उसी की धुरी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। 2014 का चुनाव परिणाम, 17 का चुनाव परिणाम, 19 का चुनाव परिणाम, 22 का चुनाव परिणाम, पंचायत के चुनाव परिणाम, उपचुनाव परिणाम, स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम, इतने सारे परिणामों के बाद भी आंखें खोलने को तैयार नहीं है कि यूपी की अब दशा और दिशा बदल चुकी है। मायावती के खिलाफ अखिलेश की रणनीति कितनी धारदार है, उसे इस तस्वीर से समझिए। इस तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ मुस्कुराते हुए बसपा सांसद रितेश पांडे नजर आ रहे हैं। रितेश पांडे अंबेडकर नगर से सांसद हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो भी अब अपने पिता की राह पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे ने सपा ज्वाइन की थी, और माना जा रहा है कि 24 के चुनाव से पहले रितेश पांडे भी कुछ बड़ा धमाका करेंगे। तो बसपा के कुछ नेताओं को आउटसोर्स करके वो कोशिश कर रहे हैं कि एक खास वोट बैंक उनके पक्ष में आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बसपा के खिलाफ अखिलेश की रणनीति कैसी है, इसकी एक झलक सपा के संगठनात्मक बदलाव में भी दिखाई दी, जिसमें ओबीसी और मुस्लिम समीकरण पर जोर तो दिया ही गया, साथ ही कई जिलों में ऐसे अध्यक्षों की नियुक्ति की गई जिनकी पृष्ठभूमि बसपा की रही है।
सपा ने 32 लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। इनमें कई ऐसे नेता हैं जो पुराने बसपाई हैं। रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जबकि राजा रामपाल और राममूर्ति वर्मा को भी अहम पद दिया गया। ऐसा भी नहीं कि अखिलेश का ये दांव नया है। विधानसभा चुनाव से पहले कई बसपा विधायकों को अखिलेश ने समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले भी बसपा के कई नेता सपा में शामिल हो सकते हैं, जिसका ट्रेलर भी जारी होने लगा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बाद कांग्रेस के प्रदर्शन की राहुल की सदस्यता रद्द होने के चौथे दिन भी कांग्रेस के नेता सड़क से संसद तक डटे रहे। आज काले कपड़ों में कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोला। खास बात यह रही कि आज कांग्रेस को बीआरएस और टीएमसी जैसे दलों का भी समर्थन मिला। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के लिए एक और चुभने वाली खबर आ गई। दरअसल राहुल गांधी को अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी हो गया है। नोटिस के मुताबिक उन्हें 22 अप्रैल तक सरकारी बंगला खाली करना होगा। ये बंगला 2004 में राहुल के नाम पर आवंटित हुआ था। तब से वो पहली बार अमेठी से सांसद चुने गए थे। काले कपड़े, काली टोपी, काले बैनर, काले पोस्टर और केंद्र सरकार पर चुभने वाला प्रहार। राहुल की सांसदी जाने पर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस बार कांग्रेस ने संसद परिसर से विजय चौक तक ब्लैक मार्च निकाला। यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी काले कपड़ों में दिखाई दिए। सोनिया गांधी भी काले कपड़े में दिखाई दी और कांग्रेस के बाकी नेता कार्यकर्ता भी काले कपड़े में नजर आए। कांग्रेस ने राहुल की सांसदी जाने की लड़ाई को अडानी के खिलाफ आवाज उठाने से जोड़ दिया है। खड़गे ने कहा, दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। आप जेपीसी करने को क्यों डर रहे हो? आपका तो मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है, बहुमत है। हम तो अल्पमत में हैं और मेंबर्स जो बनेंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, वो तुम्हारे ज्यादा बनेंगे, बीजेपी के ज्यादा बनेंगे। तो डर क्यों बात है? किस बात से डर रहे हो? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको फायदा पहुंचा रही है। मन इनका काला है, हमारा सिर्फ कपड़ा काला होगा। मन भाजपा का काला है। भाजपा वालों, विपक्ष को कुचलने के लिए, लोकतंत्र को कुचलने के लिए काले मन को थोड़ा सौम्य करिए, शांत करिए, सफेद करिए। कांग्रेस इस मामले में पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर वार किया। फिर अगले दिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजघाट से हुंकार भरी और तीसरे दिन सोनिया गांधी भी मैदान में उतर आए। इधर कांग्रेस के नेता राहुल के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे थे, तो उधर राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। चिट्ठी में लिखा है, पूर्व सांसद राहुल गांधी को 1 महीने के भीतर 12 तुगलक रोड का बंगला खाली करना होगा। हमने आज काले कपड़े पहने थे ना, कहा था सामने काले दिल वाले बैठे हैं, ये भाजपा की नफरत दिखाती है। राहुल गांधी ने ठीक कहा था, नफरत की बस्ती में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया। और आपको बता दें, कांग्रेस का ब्लैक प्रोटेस्ट आखिरकार क्या था। बीआरएस और टीएमसी ने भी कांग्रेस का साथ देकर सबको चौंका दिया, क्योंकि अभी तक ये दोनों पार्टियां कांग्रेस से दूरी बनाए हुए थे। पहले भारत राष्ट्र समिति और तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाई हुई थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई बैठक में टीएमसी के 2 नेता पहुंचे। टीएमसी के प्रसून बनर्जी और जवाहर सरकार बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के साथ इस वक्त कुल 17 दल खड़े हैं। ममता बनर्जी की पार्टी का यह समर्थन नए संकेत दे रहा है। भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने वाला समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी ने पहले राहुल गांधी पर तीखा तंज किया था। ममता ने कहा था, राहुल को भाजपा हीरो बना रही है। ममता बनर्जी ने कहा था, राहुल गांधी मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। ममता ने कहा था, राहुल विपक्ष के नेता बने रहे तो पीएम मोदी को कोई हरा नहीं सकता। सिर्फ 9 दिन के अंदर तृणमूल कांग्रेस का यानी ममता बनर्जी की पार्टी का स्टैंड बदल गया है, जिससे नए संकेत मिल रहे हैं। बात उस सारस की जो भले अमेठी से कानपुर तक पहुंच गया हो, लेकिन इस पर होने वाली सियासत अपनी जगह स्थिर है। कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा जब अखिलेश यादव सरकार पर चुभने वाला हमला नहीं कर रहे। आज उन्होंने पत्थर से बने सारस की तस्वीर ट्वीट की और सरकार पर चुभने वाला तंज कसा। इससे पहले रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने सरकार पर हमला किया था।
जिस पर सीएम योगी ने चुभने वाला पलटवार भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन में दूसरी बार सारस संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सारस वाला युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। आरिफ के पास से सारस को लेकर पहले रायबरेली के पक्षी विहार भेजा गया और अब उसे कानपुर के चिड़ियाघर भेज दिया गया है। यहाँ 15 दिन तक सारस को क्वारंटीन रखा जाएगा, लेकिन यूपी की सियासत सारस के मुद्दे पर क्वारंटीन नहीं होना चाहती। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी अखिलेश और आरिफ की तस्वीर लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए। आरिफ की तस्वीर को सारस के बाड़े में लगाने की मांग की। दलील दी कि अगर आरिफ की तस्वीर को सारस देखेगा तो अच्छे से खाना खाएगा। सपा विधायक ने चिड़ियाघर प्रशासन को खाने के पैकेट भी दिए। सारस पर सियासी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अखिलेश कभी ट्वीट कर रहे हैं तो कभी जुबानी हमला बोल रहे हैं। रविवार को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब आरिफ को भी बुलाया गया था। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। अखिलेश लगातार सारस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने भी इशारों में अखिलेश पर चुभने वाला पलटवार किया। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ आरिफ पर बढ़ने वाला संकट, क्योंकि अमेठी वन विभाग की तरफ से आरिफ के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा का उल्लंघन का आरोप है। वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर में लाके इलाज किए और हम चाहते थे वो चला जाए, जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने लगा। हमने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था। देखो, जो एक जो प्रादेशिक पक्षी है, वो संरक्षित पक्षी है, उसको कोई नहीं पाल सकता, उसको कोई बंधक नहीं बना के रख सकता। वैसे तो सारस कई दिनों से आरिफ के पास था। सोशल मीडिया पर लगातार आरिफ वीडियो भी वायरल करते थे, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की तस्वीर सारस के साथ वायरल हुई, यूपी की सियासत में नया तूफान खड़ा हो गया। अब ये तूफान कब थमेगा ये कोई नहीं जानता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने आज सारस को लेकर 2 ट्वीट किए। दूसरे ट्वीट में उनका योगी सरकार पर तंज कहीं ज्यादा चुभने वाला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अच्छा नहीं है परिंदों का पत्थर हो जाना। कुछ लोग भी न जाने कैसे कैसे झूठ को सच बनाते हैं। असली सारस चिड़ियाघर में, नकली पार्क में लगाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।